नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं देश के उड़ीसा राज्य के पुरी में अवस्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसके रत्न भंडार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय है और इस समय ये पूरा न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है इसने 46 वर्ष के बाद जो जगन्नाथ मंदिर है उसके रत्न भंडार को खुलवाया है और इस कारण से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। यही नहीं, अगर बात करें तो जो मंदिर प्रशासन है वो क्या है कि उसके मुखिया जो है अरविंद पाढ़ी, उनके नेतृत्व में एक 11 सदस्यों की टीम भी बनाई गई है जो क्या करेगी कि इस मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी सूची बनाएगी, इसका जीर्णोद्धार कराएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इस मंदिर के रत्न भंडार के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। जैसे अगर बात करें तो एक बड़ा मिथक ये कहा जाता है कि इस मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी जो रखवाली है वो सर्प करते हैं, सांप करते हैं, और इस कारण से ये कहा जाता है कि उस रत्न भंडार तक कोई पहुंचता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही नहीं, इसके बारे में ये भी मिथक है कि यहाँ से कुछ खास प्रकार की आवाज़ें आती हैं और जो भी व्यक्ति इस रत्न भंडार के समीप जाता है, इसके अंदर जाता है, तो उसको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे कह सकते हैं कि मिथक थे, कहावतें थी, जिसके कारण से ये जो पूरा न्यूज़ है ये आजकल कौतूहल का विषय बना हुआ है, लोगों के बीच में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और इसी कारण से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज़। तो न्यूज़ इसकी क्या है, आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल हम लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित हुआ है। ये हुआ है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ओपन जगन्नाथ रत्न भंडार आफ्टर 46 ईयर ऑफ इन्वेंट्री। ये पहले ही हमने बताया कि ये चर्चा में है क्योंकि 1978 के बाद, यानी कि आखिरी बार जो जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है इसका जो रत्न भंडार है वो वर्ष 1978 में खोला गया था इसकी सूची बनाने के लिए, और सूची कुछ कह सकते हैं हद तक बनाई गई थी, बाद में ये पूरी नहीं हो पाई थी और उस दौरान इस भंडार की जो चाबियां हैं वो भी गुम हो गई थी। ये भी एक विवाद का विषय है। लेकिन अब क्या है कि ये न्यूज़ में है क्योंकि फिर से एक बार, चूंकि वहाँ पर चुनाव हुए थे और चुनाव में कह सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की, उसके द्वारा ये वादा किया गया था कि यदि उनकी सरकार चुनकर एक बार फिर से उड़ीसा में आती है तो वो इस मंदिर का जो रत्न भंडार है उसको खुलवाएंगे, उसकी सूची बनाएंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, यानी मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे। ये एक मुद्दा था, उनका दावा था और वो उसको पूरा भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो सरकार है इससे पहले ये भी वादा किया था कि इसके जो सभी चारों द्वार थे उनको हम खुलवाएंगे, क्योंकि इससे पहले इस मंदिर का एक ही द्वार खुला रहता था। लेकिन वो जो सरकार है जिसने ये कहा कि हम इसके चारों द्वार खुलवाएंगे तो वो उन्होंने ऐसा किया और उसी क्रम में ये अगला कह सकते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार जब चुन कर आएगी तो वो इस मंदिर के रत्न भंडार को खुलवाएंगे। यही नहीं, दूसरी जो न्यूज़ है वो है वेयर स्नैक्स गार्डिंग पुरी जगन्नाथ टेम्पल रत्न भंडार, जो कि हमने बोला कि ये एक मिथक है कि ये कहा जाता है कि इस मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी जो सुरक्षा है वो सांप करते हैं, सर्प करते हैं, स्नैक्स करते हैं और जो भी वहाँ जाएगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये कह सकते हैं अब तक यहाँ पर एक कहावत थी, एक मिथक था। क्योंकि मिथक क्यों था? क्योंकि अभी इसके बारे में जो भी बातें सामने आई हैं उसका अगर हम हवाला दें तो ये जो बातें कही जाती थी ये सच्ची नहीं थी, ये मिथक थी। अब इसके बारे में अगर हम देखें घटनाक्रम, यानी जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है इसके रत्न भंडार से संबंधित जो घटना घटित हुई है, तो रविवार को दोपहर करीब 1:28 पर क्या है कि सरकारी अधिकारी और जो सेवादार हैं उनके द्वारा 11 सदस्य जो टीम बनी थी वो क्या है कि पहले रत्न भंडार के बाहरी कक्ष के जो 3 ताले लगे थे उनको खोला। उसके बाद कहें तो इनकी चाबियां प्रशासन के पास उपलब्ध थी, लेकिन क्या है कि इसके अंदर के जो कक्ष हैं उनकी जो चाबियां हैं वो मिसिंग है। कहें तो 1978 में जब खोला गया था उस दौरान ही वो मिसिंग हो गई थी। तो
उनकी चाबियां नहीं होने के कारण क्या है कि 2018 में भी क्या है कि इसको खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय क्या है कि इसकी चाबियां न होने के कारण क्या है कि ये कार्य नहीं हो पाया था। और उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उसकी छीछा लेदर भी हुई थी, उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। तो ये घटनाक्रम था। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो टीम बनी थी, कह सकते हैं खास करके यहाँ पर जो टीम बनी है वो 16 सदस्यीय टीम है। और इसमें राज्य सरकार ने विशेष आदेश दिए थे। और विश्वनाथ रथ जो कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ से जुड़े हुए इसके जो अध्यक्ष हैं इस समिति के, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य चल रहा था। और इसी के अंतर्गत क्या है कि यहाँ का जो रत्न भंडार गृह है उसको खोला गया। और यहाँ से बड़ी 5 लकड़ियों के बक्से मिले, जिसमें कह सकते हैं काफ़ी रत्न भरे हुए हैं। बड़े स्तर पे देखें तो इसमें बहुत सारे जो भंडार हैं रत्न के, सोने जवाहरात वो भरे हुए हैं। यही नहीं, इस रत्न भंडार में 7 अलमारियां भी मिली हैं। और इनको ये कहा जा रहा है कि इनकी सूची बनाई जा रही है। ये अलग बात है कि तत्काल में इनकी सूची रोक दी गई है, क्योंकि जो रत्न भंडार है उसमें क्रैक्स आ गए थे, दरार आ गई थी। पहले उनका जीर्णोद्धार हो रहा है और उसके बाद फिर क्या है कि सूची का यानी सूची बनाने का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि भुवनेश्वर से क्या है कि खास तौर पे बनी 6 बड़ी जो पेटियां हैं वो पूरी लाई गई हैं। और फिर आने वाले समय में क्या है कि 9 और पेटियां यहाँ फिर लाई जानी है, ताकि ये जो रत्न भंडार से जो भी सामान कीमती निकल रहे हैं वो उनमें रखा जाएगा और फिर से इनको वहाँ स्थापित किया जाएगा। क्योंकि तब तक इनकी सूची बन जाएगी, इनकी गणना हो जाएगी, इनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। तब तक क्या है कि अस्थायी तौर पे इन सभी कह सकते हैं कीमती सामानों को रख दिया गया है, ताकि इससे संबंधित कोई चूक ना हो पाए। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर में खास तौर पे सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। और इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे क्या है कि जो रत्न भंडार है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाए। तो इस कारण से जो सरकार है वो पूरी तरह से तैनात है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि अभी तक जो मिथक था जो रत्न भंडार का कि उसकी रखवाली सांप करते हैं, ये सही है या नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ नियुक्त जो डीएम है उन्होंने खास तौर पे बातें कही हैं। यहाँ के जो डीएम हैं सिद्धार्थ शंकर, उन्होंने ये कहा कि जब ये मंदिर परिसर का जो रत्न भंडार है उसको खोला गया तो यहाँ किसी भी प्रकार का सर्प नहीं देखा गया, सर्प ही नहीं कोई और सरीसृप भी नहीं देखा गया है। तो ये जो अभी तक कह सकते हैं कि कहा जाता था कि यहाँ पर जो सर्प हैं वो रत्न भंडार की रखवाली करते हैं, ये पूरी तरह से मिथक है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी शंका थी कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब इस परिसर का या कहें कि रत्न भंडार के ताले तोड़े गए तो खास तौर पे यहाँ पर स्नेक हेल्पलाइन की पूरी एक टीम तैयार की गई थी कि यदि ऐसा कुछ सही हुआ तो उसका समाधान किया जा सके। यही नहीं, सर्प के लिए क्या है कि एंटी कह सकते हैं कि वेनम डोज भी यहाँ पर रखा गया था, ताकि यदि ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि अगर सांप पाए जाते हैं और वो डसते हैं तो उसके लिए क्या है कि एंटीडोट भी उनको दिया जा सके। और ख़ास तौर पे ये टीम तैयार की गई थी कि ऐसा अगर कुछ होता है तो लापरवाही न बरती जाए और तुरंत उसका समाधान किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। यही नहीं, जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो आवाज़ निकलने की बात कही जा रही थी उसमें भी सच्चाई नहीं है। और जो भी सदस्य यानी कि जो टीम के सदस्य थे जो इसमें शामिल थे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित अभी तक कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है, क्योंकि उनका कह सकते हैं टेस्ट कराया गया है, उनकी जांच भी हुई है, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो ये भी जो बात कही जा रही थी कि जो मंदिर परिसर में यानी जो रत्न भंडार वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो जाएगा उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो ये भी बात पूरी तरह से
गलत थी। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बात करें कि इस समय की वर्तमान स्थिति यहाँ पर क्या है, तो जो सूची बनाने का काम है वो कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है और जो कीमती सामान है उनको अस्थायी तौर पे एक जगह रखा जा रहा है। और फिर क्या है कि जब पूरे इस रत्न भंडार का जीर्णोद्धार हो जाएगा तो फिर क्या है कि सूची बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा और उसके बाद क्या है कि इनको यथास्थान रखा जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है जिससे क्या है कि कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर अलग अलग जो फोर्स हैं वो तैनात हैं। अब देखिए इस पूरे न्यूज में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वो है जो यहाँ का मंदिर है, यानी जो जगन्नाथ मंदिर है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पे तो आपको ये जानना होगा कि भारत का ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, यानी हिंदू धर्म का ये मंदिर है। यही नहीं, ये काफ़ी अपने कह सकते हैं कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उड़ीसा राज्य के पुरी में ये अवस्थित है। तो ये बात सही हो गई। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मंदिर है ये विष्णु जो भगवान है उनका मंदिर है, जो कि क्या है कि यहाँ बोला जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जो कि क्या है कि विष्णु के एक रूप है, उन्हीं को ये समर्पित है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग जो राजवंश था, ये आपके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि ये 12वीं शताब्दी, यही नहीं पूर्वी जो गंग राजवंश है उसके राजा अनंत वर्मन चोटगंगा देव के शासनकाल में ये कहा जाता है कि ये निर्मित हुआ था। इस मंदिर को क्या है कि यमनिका तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर जो जगन्नाथ भगवान रहते हैं जो कि विष्णु का रूप है, तो ये कहा जाता है कि जो मृत्यु के देवता यम हैं इनकी उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर वो नहीं आते हैं। तो ये लोगों का मानना है, ये आस्था का प्रतीक है। यही नहीं, इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। यह चार धाम तीर्थ यात्रा जो बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है, रामेश्वरम है, उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, जो इसका वास्तुकला है, जो मंदिर है उसका अगर वास्तुकला की बात करें तो ये कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर की जो संरचना है, ये गर्भगृह या मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके साथ बलभद्र और जो सुभद्रा है इनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। और इसी के संदर्भ में पुरी में क्या है कि एक वार्षिक रथ यात्रा भी निकलती है। ये विश्व स्तर पे काफ़ी कह सकते हैं प्रसिद्ध है। इस समय क्या है कि इसके जो तीनों देवता हैं उनकी एक रथ यात्रा एक जुलूस के माध्यम से निकाली जाती है और ये काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसमें लोग देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर इस यात्रा में शामिल होते हैं। मूल रूप से अगर बात करें कि कब किस समय ये यात्रा निकाली जाती है, तो आप देखेंगे कि जो हिंदी महीना है आषाढ़, उसमें या अंग्रेजी जो महीना है जून से जुलाई के बीच में क्या है कि चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से ये शुरू होती है और 9 दिनों तक ये यात्रा चलती है। तो ये सारे जो तथ्य हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि जो कलिंग वास्तुकला है ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और इसके उदाहरण भी आपके आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये जो कह सकते हैं कि मंदिर की एक वास्तुकला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जटिल जो कलात्मकता है वो इसमें देखने को मिलती है। परिष्कृत निर्माण तकनीक एक विशेष तौर पे कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग है वो इन मंदिर की जो कला है इसमें देखने को मिलती है। इसकी संरचनाओं की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रतीकात्मक चिन्ह देखने को मिलते हैं जिनका अपना महत्व होता है। यही नहीं, इस मंदिर या जो मंदिर की वास्तुकला है ये नागर शैली की क्षेत्रीय शैली है, यानी जो अलग अलग मंदिरों की जो निर्माण शैली है उसमें जो नागर शैली है उसकी ये एक शाखा कह सकते हैं जो मूल रूप से प्राचीन जो उड़ीसा है या कहें तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हैं वो सामान्य तौर पे इस कलिंग वास्तुकला में देखने को हमें मिलते हैं। और मूल रूप से क्या है कि ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हुई।
अपने कह सकते हैं कि खास स्तर तक पहुंची, परिपक्व हुई, और उसी दौरान से क्या है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो इस स्थापत्य शैली में निर्मित हुए हैं। दूसरी अगर बात करें तो स्थापत्य शैली 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक ये पूरा पॉपुलर रही है। तो ये भी जो समय है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, जो कलिंग मंदिर वास्तुकला है इसमें 3 अलग अलग प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। अगर उन मंदिरों की बात करें कि कौन कौन से मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, तो रेखा देवला, पीधा देवला और खाखरा देवला हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर किस प्रकार का आर्किटेक्चर आपको इसमें देखना है। तो इतने डेप्थ में आपके प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे कि आखिर इसके अलग अलग जो मंदिर की वास्तुकला है या उस वास्तुकला स्थापत्य कला में जो मंदिर बने हैं उसमें कौन से देवता हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें सामान्य तौर पर जो कलिंग मंदिर वास्तुकला है इसमें आप देखेंगे तो विष्णु, सूर्य, शिव देखने को मिलते हैं। यही नहीं, चामुंडा और दुर्गा की मूर्तियां भी स्थापित होती है। इस प्रकार की जो वास्तुकला है इसमें क्या है कि गर्भगृह देखने को मिलते हैं, और बाहर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पूछता है कि कौन से मंदिर इस वास्तुकला स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो इसमें अगर बात करें तो लिंगराज मंदिर है, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो भी इसी वास्तुकला में बना है। यही नहीं, जो कोणार्क मंदिर है वो भी इस वास्तुकला में बना है, और जो बैताला देवला का जो भुवनेश्वर मंदिर है वो भी इसी शैली में बना है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शैली में जो भी मंदिर बने हैं वो प्राचीन जो उड़ीसा है उस समय से ही क्या है कि ये पॉपुलर रहे और उस काल में सबसे अधिक बने हैं। तो कलिंग वास्तुकला के जो मंदिर हैं वो सामान्य तौर पे कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जब उड़ीसा में जाएंगे तो सबसे अधिक यहाँ पर इस वास्तुकला के मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, आपके सामने ये मंदिर दिए गए हैं, इनसे जुड़े हुए जो आर्किटेक्ट हैं वो चूंकि आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके होंगे तो वहाँ चूंकि पढ़े हैं तो उनका कंपैरिजन यहाँ आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो कला है, जो वास्तुकला की शैली है उसकी क्या विशेषता है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आने निश्चित है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जगन्नाथपुरी मंदिर का जो रत्न भंडार है वो आजकल इतना न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी कि आखिर जो ये मिथक था वो कितना सच है, तो वो पूरी तरह से क्या है कि असत्य है, और इससे जुड़ी जो भी बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।